प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूं। नाज़रीन, 4:01 पर आज फिर एक खौफनाक ज़लज़ले ने कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों को हिला के रख दिया और कुछ इलाकों में तबाही भी हुई है, कुछ घर गिर गए हैं, कई अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है और सैकड़ों अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। अभी चेयरमैन NDMA प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि 10 अफराद के जाँ बहक होने की वो तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए से हमें 19 की फिगर हमारे सामने आ रही थी, लेकिन ऑफिशियली 10 अफराद के जाँ बहक होने के बारे में बताया गया है और सैकड़ों अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो शुरू की गई हैं और इससे जो तनसीबात हैं उसको नुकसान पहुँचने का अंदेशा था और इस बारे में तशवीश पाई जाती थी कि जो मंगला डैम है, जो पावर स्टेशन है, वो इससे कहीं हिट ना हुआ हो, वो इससे डैमेज ना हुआ हो। उस बारे में बताया गया है कि वो बिल्कुल ठीक हालत में है। इब्तदाई तौर पर पावर स्टेशन को बंद किया गया था ताकि टरबाइनें बंद की गई थी ताकि टरबाइनों में वो जो डैम के बेड के हिलने की वजह से जो पानी में मिट्टी शामिल हो गई थी वो टरबाइनों में चली जाए, लेकिन उसके बाद फिर उन टरबाइनों को चला दिया गया और 700 मेगावाट का जो पावर स्टेशन है उसको बहाल कर दिया गया। मुख्तलिफ जगहों पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ उसका आगाज़ हो गया है, लेकिन किन किन एरियाज़ को इसने हिट किया है, कुछ मनाजिर जो फ़ौरन ज़लज़ले के फ़ौरन बाद हमारे सामने आए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वो बड़े हिला देने वाले थे, जिसमें कुछ हमें सड़कें टूटी हुई दिखाई दी जो ज़लज़ले की वजह से कहीं सड़क बैठ गई, कुछ गाड़ियाँ उसमें गिर गईं, कुछ गाड़ियाँ के बारे में इत्तला है कि वो जो है वो उसमें मौजूद कुछ लोग ज़ख्मी या जाँबाज़ भी हो गए। अब एक्चुअली क्या सूरत हाल है, ये हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा कुछ अर्थक्वेक पे बात करते हैं और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाके फिर जो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट एक विजिट चल रहा है अमेरिका का, मुलाकातें हो रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई है। फिर अब से कुछ देर पहले सलामती काउंसिल का जो इजलास, उसका ओपनिंग सेशन से खिताब किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बातें की हैं, ईरान का क्या मामला चल रहा है, पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या ऑफ़र्स की हैं अमेरिका को और तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहा है। तो ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे कुछ नुमाइंदे मौजूद हैं। मीरपुर से सज्जाद जराल हैं और कोटली से मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने फ़ौरन इस वाक़े के पेश आने के बाद से लेकर अब तक वहाँ की जो सूरत हाल है वो हमें उससे आगाह किया है, लेकिन इस वक्त अपने प्रोग्राम में आप लोगों के लिए हम ज़रा दोबारा उनसे जानते हैं। सज्जाद, पहले ज़रा आप बताइए मीरपुर में क्या नुकसानात हुए हैं, कुछ अंदाज़ा हुआ है? क्योंकि अभी NDMA के चेयरमैन बता रहे थे कि इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, कुछ वहाँ पर लोगों को भेज दिया गया है, कुछ लोग पहुँच रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? जो आज मीरपुर में ज़लज़ला आया है इससे तो अगर अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो मीरपुर के मुलिका इलाके हैं, जातला है, जड़ीकस है, जनियाल है, चित्रपड़ी है, मंगला है, खाड़क है और मीरपुर शहर और चेकियाँ के इलाके हैं जहाँ पे ये ज़लज़ले के जो नुकसानात हुए हैं। जो अभी जो हॉस्पिटल के जो ज़राए हैं जो यहाँ पे डेड बॉडी आई है, तो 19 के करीब जो ना यहाँ पे जो ना वो डेड बॉडी कंफर्म हुई है, जो लोग जहाँ पे जहाँ भाग हो चुके हैं और तकरीबन 150 से ज्यादा जो ये जो नुकसान है ये किस नौयत का है? एक तो ये बताइए कि ये क्या घर गिर गए हैं, इमारतों के गिरने की वजह से नुकसान हुआ है, कुछ हम देख रहे हैं सड़कें भी टूटी हुई हैं, ये एग्जैक्ट किस जगह के मनाजिर हैं और या भिम्बर में नुकसान किस नौयत का हुआ है? ये ज्यादा जो है ना मकान के गिरने से, छतें के गिरने से और लोगों को जो ना वो 2-3 तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक नौजवान है, उसने जब ये झटके महसूस उसने बिल्डिंग से छलांग लगा ली और नीचे आके गिरा, उसका हेड इंजरी हो गया, हॉस्पिटल में उसकी डेथ होगी। तो इसमें 3 जो ना बिल्कुल मासूम बच्चे हैं जिनका हेड इंजरी से हुआ है और कुछ खवातीन है जो घर में जब बिल्डिंग गिरी है उन पे जो तो उस वजह से वो दब जाने से हुए हैं। अभी तो वो मुख्तलिफ जो रेस्क्यू टीमें गई हुई हैं तो रेस्क्यू कर रही हैं, तो ये इलाकों को जो है तादाद बढ़ भी सकती है, लेकिन जो है ना यहाँ पे इसको जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तमाम मुसीबतें खत्म करके मीरपुर पहुँच रहे हैं और दूसरे जो ना रज़ाकार तंजीमें भी यहाँ पे कर रही हैं और जख्मियों के लिए यूनिवर्सिटी के नौजवानों और दूसरे शहर के 200 के करीब यहाँ नौजवानों ने खून के एहतियात दिए हैं और यहाँ लोगों ने घरों से आके यहाँ हॉस्पिटल में जगह कम होने की वजह से घरों से मैट्रेस और चीजें लेके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लोगों की इमदादी कार्रवाइयाँ रज़ाकार जो है बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा सज्जाद ज़रा साथ ही रहेगा। हम अगर यहाँ मीरपुर से भिम्बर से ज़रा आगे चले जाएं, थोड़ा कोटली और फिर खोई रटा वाली साइड में बॉर्डर एरिया है ये, हमारे वहाँ से नुमाइंदे मोहम्मद अफजल मौजूद हैं। अफजल, ये कोटली में क्या सूरत हाल है? जैसे सज्जाद बता रहे हैं कि जो मीरपुर में हुआ है वैसे ही यहाँ पर भी डैमेज हुआ है या उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा है यहाँ?
जी, दोपहर को जब ज़लज़ला आया तो उसकी शिद्दत इस कदर थी कि लोग जो हैं वो हो खैरात में अपने घरों से बाहर निकल आए। अगर जिला कोटली की हम बात करें तो जिला कोटली में जो है वो जुज़वी तौर पे किसी किस्म की नुकसान की हमें इतला नहीं मिली। जो जितनी भी इतलात आई हैं वो सारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से ही आई हैं। यहाँ से हंगामी तौर पे रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो रवाना हो गई। लोग जो हैं वो जोग वहाँ पे अमदादी सरगर्मियों के लिए रवाना हुए हैं। जबकि बात करें अगर कोटली की तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी नुकसान की इतला नहीं आई है। ठीक है। अच्छा सजाद, ये जो फौरी तौर पर ज़रूरत है वो किस नौयत की है? मौसम कैसा है? क्योंकि इस एरिया में अक्सर बारिश भी होती रहती है। तो अभी मैं सुन रहा था चेयरमैन एनडीएमए को, वो कह रहे थे कि अगर बारिश हो जाती है तो उसमें फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो बारिश के इम्कानात क्या जाहिर किए जा रहे हैं और मौसम वहाँ पर कैसा है? फौरी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत है उन जगहों पर, ख़ासतौर पर जहाँ पर घर गिरे हैं और लोग जो है वो मलबा पड़ा हुआ है, लोगों के पास अब छत नहीं है। जाहिर है कई ऐसे घर होंगे जिनके पास छत नहीं है। तो फौरी ज़रूरत किस चीज़ की है खैमों के अलावा? जी, चूँकि जो ना मौसम अब लौट हो चुका है, बारिश का भी इम्कान है। अगर बारिश होगी है तो फिर लोगों को ये मुश्किलात होगी कि लोगों को यहाँ रहने के लिए नहीं होगा, खेमों की ज़रूरत होगी। लेकिन ज़्यादातर जो लोगों ने अपने घर खाली कर रखे हुए हैं, इंतजामिया ने भी जो मुख्तलिफ स्कूलों को जो ना वो खाली किया हुआ है कि अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो स्कूलों के कमरों में, स्कूलों की बिल्डिंगों में रिहायशी का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन ज़्यादा जरूरत जो है इसका फौरी जो है ना वो ये है कि दवायात की और जो ना अस्पताल में जो है रेस्क्यू के लिए लोग जो आ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा जरूरत है। ठीक है। तो अभी जो इमदादी कार्रवाइयाँ वो किस नौयत की हो रही हैं? कौन कौन पहुंचा हुआ है वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए? क्योंकि अभी कहा यह गया है कि इस नौयत की तबाही नहीं है कि आम लोग भी वहाँ पर अपना सामान लेकर पहुँच जाएं और बेतरतीबी के साथ वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाए। वो कह रहे हैं कि तबाही का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी किस नौयत की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ? इमदादी कार्रवाइयों में जो ना वो शहरी दफा के लोग और पाक आर्मी के लोगों ने जो लोगों को बेसिकली रेस्क्यू करना है। तो वहाँ पे जो ना वो हमें पहुँचना मुश्किल है। उस जो इलाके हैं वहाँ पे जो सड़कें टूट चुकी हैं, सड़कों से वहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच सकती। लोग मोटरसाइकिलों पर और खुद लोगों को जो ना वो उठा के जो ना वो हॉस्पिटल में पहुँचा रहे हैं, क्योंकि रोड टूटने की वजह से रोड वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं वहाँ पहुँच सकती। अच्छा, और मैंने सुना है कि अभी कि वहाँ पर मवासलात का जो निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। जिस वक्त ज़लज़ला है उस वक्त से लेकर मीरपुर में जो तमाम इलाकों से जिल्द और नवाब है ना, बिजली बिल्कुल बंद है। बिजली ना होने की वजह से भी काफ़ी जो है ना वहाँ पे परेशानी का सामना है कि इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो मुश्किलात हो रही है। ठीक है। तो अब ये जो ज़ख्मी हुए हैं, ज़ाहिर है ज़लज़ले में तो कई लोगों को हेड इंजरीज आती हैं, तो ये जो लोग ज़ख्मी हुए हैं इनको जो तिब्बी इमदाद है वो देने के लिए क्या कोटली में या भिंबर में या मीरपुर में मौजूद हैं सहूलियात, या इनको फिर यहाँ कहीं जेहलम में या बड़े शहरों में मुंतकिल करना पड़ेगा? मीरपुर में जो है हॉस्पिटल की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो इशू नहीं है। लेकिन जब हेड इंजरी का ज़्यादा सीरियस हो तो उनको इस्लामाबाद रेफर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसी सीरीज जो केस है वहाँ पे उनको मुश्किलात होती है और यहाँ पे वो नहीं इस तरह से इलाज हो सकता, उनको इस्लामाबाद शिफ्ट करना पड़ता है। राइट, बहुत शुक्रिया सजाद आपका। आप वहाँ जो सूरत हाल के बाद पैदा हुई है आप हमें उससे आगाह कर रहे हैं। 2005 में ज़लज़ला आया था, बहुत बड़े पैमाने पर पूरे कश्मीर को, पूरे आज़ाद कश्मीर को उसने अपनी लपेट में लिया था, और इस मरतबा फिर कुछ हिस्सों को जो है वो इस ज़लज़ले ने अपनी लपेट में लिया और कई घर गिर गए हैं। अभी सूरत हाल का अभी रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। इमदादी कार्रवाइयों में रात के अंधेरे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिगर्स भी हम तक सही नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे वो कह रहे हैं 19 से ज़्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हैं। बहरहाल देखते हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ किस तरह से आगे बढ़ती हैं। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप जानते हैं कि इस्लामती काउंसिल का बहुत अहम इजलास शुरू हो गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी शिरकत कर रहे हैं। वो अपनी स्पीच करेंगे। अब उसकी ओपनिंग सेशन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़िताब किया है। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनके ख़िताब में। एक तो उन्होंने ईरान के हवाले से कहा कि ईरान जो है वो पूरी दुनिया के लिए इस वक्त ख़तरा है, और उन्होंने कहा कि ईरान को एटमी क़ुव्वत नहीं बनने दिया जा सकता। ईरान के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं पिछले 2 हफ्ते में वो आप सबके इल्म में है। इस तनाजुर में ज़रा देखेंगे कि अमेरिका ईरान के हवाले से
किन ख्यालात का इजहार कर रहा है और इमरान खान साहब ने उन्हें क्या ऑफ़र किया है। इसके अलावा कश्मीर के मामले को किस तरह से उठाया जा सकता है और हाल ही में अभी जो जलसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किया, उस जलसे के बाद क्या एक जो तासुर उभरा कि जी पाकिस्तान की बजाय प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इंडिया का साथ दे रहे हैं और भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं, और वो जो सालिसी की पेशकश थी वो पेशकश बस हवाई थी। अब इन तमाम चीज़ों पर हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आइंदा 3-4 दिन में वहाँ पर क्या होने वाला है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बड़े अहम मेहमान, मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। ज़मीर अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सफारतकार हैं। ज़मीर अकरम साहब खुश आमदीद। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। शमशाद अहमद खान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुनीर अकरम साहब मौजूद हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। मैं तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले शमशाद अहमद खान साहब, ये जो अभी ओपनिंग सेशन हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें खिताब करते हुए दो चीज़ें, एक तो उन्होंने चाइना के हवाले से कहा, उन्होंने कहा कि तारीफ भी की कि एक बड़ी मईशत है, चीन के जो सदर हैं वो एक अजीम लीडर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन को दूसरे मुल्कों को मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक तो ज़रा बताइएगा कि इससे क्या मुराद है, और ताल्लुकात को बेहतर करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। चाइना से तहफ़्फ़ुज़ात या शिकायत क्या हैं इस वक्त अमेरिका को, और फिर ईरान के हवाले से जिस अंदाज़ में वो बात कर रहे हैं, और पिछले 2 हफ्तों से वो कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब पर हमला ईरान ने किया, और ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से वो पिछले कई साल से वो चीज़ें कई दहाइयों से चल रही हैं, वो हम जानते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं उनके खिताब में? देखिए असदुल्ला, बात यह है कि आजकल इस मौजूदा तनाज़ुर में हमारे लिए कश्मीर से ज़्यादा और कोई अहमियत की बात नहीं है जी। ट्रंप जो कुछ भी कह रहा है वहाँ वो बेमानी चीज़ें हैं, वो उसका एक रिचुअल है। वो हर साल एक जो अमेरिका का सदर होता है वो जनरल डिबेट जब असेंबली में शुरू होती है तो वो तकरीर किया करता है, और वो इसी किस्म की बातें करते हैं। अपने जो आलमी मफादात हैं उनके हवाले से ग्लोबल आउटरीच और अपने एडवर्सरीज़ को वार्निंग्स देते हैं। तो वो ट्रंप की मजबूरी है एक रिचुअल पूरा करने की। तो मेरे लिए सच्ची बात पूछें, उनकी कोई अहमियत नहीं है आज के तनाज़ुर में। बिल्कुल इस वक्त जो जनरल असेंबली का इजलास है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर इज़ एट द सेंटर स्टेज, और ये इमरान खान ने ये मिशन खुद उठाया है कश्मीरियों के साथ ये वादा करके कि वो कश्मीरियों का सफ़ीर के तौर पे दुनिया में उनका केस लेकर जाएगा। आज इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इमरान खान ने कश्मीर के इशू को आलमी सतह पर इतना उजागर कर दिया है कि दुनिया की सबकी नज़रें इस वक्त ट्रंप के बयान पर नहीं होंगी। जो ट्रंप की स्पीच है, आज आप देखेंगे फ़र्क 27 को जनरल असेंबली की जो सिचुएशन होगी और आज जो ऑडियंस थी उस हॉल में, तो फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको कि दुनिया किस चीज़ को अहमियत ज़्यादा देती है। तो मुझे यकीन है कि इसका मतलब ये नहीं कि लोग ये सोचना शुरू कर दें कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। देखिए, जनरल असेंबली के बारे में एक चीज़ जो आपके नाजरीन को जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये सेशन हर साल होता है। इट इज़ ऑल्सो नो मोर देन ए ग्लोबल कार्निवाल। हर साल एक मेले की सूरत में होता है। न्यूयॉर्क की सड़कें बंद हो जाती हैं, एक फेस्टिवल का समान होता है। फ़र्क सिर्फ ये है जो इस दफ़ा नज़र आएगा, बाहर सड़क फर्स्ट एवेन्यू भरी होगी कश्मीरियों से, और दूसरी जो इंडिया की माइनॉरिटीज़ हैं वो सब इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। एक मैनहट्टन में बहुत बड़ा जलूस होगा, बहुत बड़ा क्राउड होगा। बाकी यूनाइटेड नेशंस के अहाते में सिक्योरिटी के बाद जो लोग जा सकते हैं वो भी इतनी तादाद में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट के स्टाफ को लेकर जो हज़ारों हैं वो सब जनरल असेंबली के हॉल में होंगे, जगह नहीं होगी बैठने की। मुझे फिडेल कास्ट्रो का जो सेशन में आना था वो याद आ रहा है कि वो रिपीट होने चला है, और ये इस पर कोई हमें बगलें बजाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका नतीजा कुछ नहीं। ये एक फोरम है जिसमें इमरान खान लाइक एनी अदर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो 10 या 15 मिनट तक तकरीर करेगा, और तकरीर ऑब्वियसली मैंने तो नहीं देखी लेकिन वो तकरीर 10-15 मिनट में सब कुछ बयान कर देगी जो कश्मीरियों का मुकदमा है, और उस तकरीर से दुनिया तक वो लाउड एंड क्लियर एक पैगाम जाएगा, और उस पर फैसला कोई नहीं, मगर यह है कि कम से कम लोगों तक आगाही हो जाएगी कि कश्मीर में आज जो जुल्म और इस्तबदाद के पहाड़ एक फाशिस्ट हुक्मरान ने, मोदी ने जो ढाए हैं,
तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जरूरत है आलमी सतह पर। अब आलमी दुनिया जो है वो खामोश तमाशा यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं अगर मुनीर अकरम साहब आपसे पूछूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामयाबी क्या होगी, इसे हम किस चीज़ को हम कामयाबी कहेंगे। पूरी दुनिया के सामने कश्मीर का मुकदमा रख देना ये कामयाबी है। मुख्तलिफ ममालिक से और प्रेसिडेंट ट्रंप से अगर मुलाकात की है इमरान खान साहब ने, तो उसमें अगर वो ये बात मनवा लेते हैं कि जी वहाँ पर कर्फ्यू ख़त्म करवाया जाए, ये कामयाबी होगी, या 360 को ख़त्म करवा दिया जाए, 35A को ख़त्म करवा दिया जाए, वो कामयाबी होगी। किस चीज़ को आप कामयाबी कहेंगे कि इमरान खान साहब कामयाबी का झंडा गाड़ के आए हैं? ये देखिए, यहाँ ये एक शॉर्ट टर्म ये चीज नहीं है, ये हमने सस्टेन्ड एक प्रेशर कैंपेन चलाना है और उसका मकसद ये है कि जो हिंदुस्तान ने जो वहाँ क्लैम्प डाउन किया है, लॉकडाउन किया है, पूरी कश्मीरी अवाम को एक प्रिजन में डाल दिया है जी। वो हटाया जाए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे तौर पर यह है कि जब ये हटाया जाएगा कर्फ्यू और लॉकडाउन, तो कश्मीरी अवाम फिर अपना जो जज्बा है उनका और जो उनकी फीलिंग्स हैं और रिजेक्शन है एनेक्सेशन के बारे में, वो जाहिर हो सकेगी और पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान की जो ये कार्रवाई है उसकी ऑपोजिशन यूनिवर्सल है ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो मकसद है हमारा, क्योंकि कश्मीरी अवाम तो जब उनको जो प्रिजन से निकालेंगे, कर्फ्यू उठाएंगे, तो उनकी जो रिजेक्शन है वो जाहिर होगी और पूरी दुनिया फिर देखेगी कि ये इंडिया की जो एक्शन है उसको यूनिवर्सली रिजेक्ट कश्मीरी अवाम करती है। वो मकसद है। जनरल साहब, ये सवाल मैं दोहराता हूँ जो भी मैंने किया मुनीर अकरम साहब से, कि हमें क्या चीज़ होती हुई नज़र आएगी। जाहिर है पाकिस्तान का कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखना और उन लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करना कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, उसके नतीजे में क्या चीज़ पाकिस्तान और कश्मीरी तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि हम सारी नज़रें कश्मीरियों की इमरान खान साहब पर हैं इस वक्त, पाकिस्तानियों की तमाम नज़रें इमरान खान साहब पर हैं, अपोजिशन उसको एक और अंदाज से देख रही है। इमरान खान साहब जो हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सालिसी की पेशकश कर रहे हैं, वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में आपको पीस प्रोसेस जो है वो उसको रिज्यूम करना चाहिए। तो क्या चीज़ आप इस वक्त कश्मीर नंबर 1 और बाकी चीज़ें साथ में मिलाकर किसको आप कामयाबी कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक कामयाबी है वो तो हमें कश्मीर में ही नज़र आनी चाहिए, और वो यही होगा कि कितना इफ़ेक्टिवली इमरान खान अपना वहाँ पे मुकदमा पेश करते हैं कश्मीर के मामले में, वो क्या क्या चीज़ें सामने लाते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो यही है कि इंटरनेशनल ओपिनियन आपने बिल्डअप करना है अपने फेवर में, और वो उसी वक्त होगा जब आप बड़ा इफ़ेक्टिवली, और ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ तमाम अक़वाम आलम सारे जमा हैं वहाँ पे, तो आपको एक मौका मिलता है कि आप वहाँ पे सबके सामने अपना नुक्ता नज़र पेश करें और कश्मीर का मामला समझने में लोगों को आसानी हो, मुख्तलिफ ममालिक को, क्योंकि आपके लिए जितना ये अहम है ये पूरी बाकी दुनिया के लिए शायद उतना अहम नहीं है, उस लिहाज से कि हर कोई इसके ऊपर बैठ के रिसर्च करे या इसको मॉनिटर करता रहे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लिहाजा बहुत सारे ममालिक ऐसे होंगे जो कि इस तकरीर के बाद शायद उनको समझ लगे कि वहाँ पे क्या किस्सा है। तो उस लिहाज से एक आपने इंटरनेशनल ओपिनियन बिल्डअप करना है, जिसकी वजह से एक इखलाकी प्रेशर जो पहले मीडिया की वजह से आ रहा है वो वहाँ पे बढ़ेगा, राय आमा भी बढ़ेगी, दुनिया में बेहतर होगी जो कि इसके मामले में बात करेगी। लेकिन जो ये कहना कि कोई तब्दीली आ जाएगी या कोई चीज़ ये हट जाएगी, वो मेरा ख्याल है या तो इंडिया के अंदर से अपना उनका एक प्रेशर आता पब्लिक का, तो शायद उनको करना पड़ता, जिस तरह उनका सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे दे ये इंटरनेशनल हालात देख के या ये क्रिटिसिज्म देख के, या दूसरी तरफ ये है कि P5 कंट्रीज जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हो जाएं कि वाकई ये सारा कुछ जो कहा जा रहा है ये हमारे लिए एक चैलेंज है और भारत को मजबूर करना चाहिए, तो उनका प्रेशर आए। ये इन हालात को आप ये कह सकते हैं कि मुकदमा आप जो पेश करेंगे वो दर हकीकत ये इन सब लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए है। ठीक, अगर वो एक्शन फ़ौरन करते हैं तो बिल्कुल कुछ अरसे में आपको कुछ उसके हालात नज़र आ जाएंगे,
और उसका पेशरफ्त नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर वो एक्शन नहीं होता फौरी तौर पे तो मेरा ख्याल है कि हमें मज़ीद सफारतकारी जारी रखनी होगी जब तक कि कश्मीरियों का मसला हल नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है। से ये तो पाबंदियां ये जो उठा अभी नहीं जाती। जलसा हुआ है ज़मीर अकरम साहब, ये जिसमें मोदी के जलसे में और एक अच्छी गैदरिंग उसमें मौजूद थी और फिर उसमें ट्रंप का शिरकत करना, आपके ख्याल में इससे क्या पैगाम वो देना चाहते थे और क्या पैगाम गया? इससे क्या ये तासुर जो उभरा कि ट्रंप ने अपनी पूरी हिमायत जो है वो मोदी को दे दी है और पाकिस्तान जो एक सालिस की तरफ देख रहा था वो सालिस नहीं है, वो तो एक फरीक बन गए, पार्टी बन गए हैं मोदी के साथ मिलकर। ये तासुर दुरुस्त है आपके ख्याल में उस जलसे के बाद जो उभरा? देखिए, अगर कोई पाकिस्तान में या कि कहाँ और समझता था कि अमेरिका एक सालसी करेगा तो ये गलत फहमी थी। अगर वो करना भी चाहे तो हिंदुस्तान को उसकी सालसी को तस्लीम करने की ज़रूरत है। जो हिंदुस्तान ने पहले ही कहा कि वो उसको ये मंजूर नहीं है, तो अगर दोनों फरीक नहीं तैयार हैं अमेरिका की सालसी के लिए तो वो अमेरिका नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के तरफ से बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ज़रूर हिंदुस्तान को कहा गया है कि आप जो ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, ये जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म करें, लोगों को रिहा करें। तो ये चीज़ें ज़रूर उनको कही गई हैं अमेरिका की तरफ से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा ये कि जहाँ तक ये जलसे का ताल्लुक़ है, इसे हमें देखना चाहिए जो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व कर चुकी है, और ये सारा कुछ पार्टनरशिप जो है ये चीन के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है, ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का। तो ये सारी वजूहात की बिना पर अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिला है। और क्योंकि अमेरिका में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो इतनी बड़ी है और काफ़ी मालदार भी है, उनके काफ़ी वसूख है, इस वजह से ट्रंप साहब जो हैं वो देखते हैं कि मोदी के थ्रू वो आउटरीच करें इस बड़ी कम्युनिटी के लिए और उनके लिए फ़ायदा होगा अब जो अगले साल इलेक्शन होने को है अमेरिका में। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो इस जलसे में शरीक हुए और उन्होंने जाके हिंदुस्तान के हक़ में और उनकी हामियत की और उनके हक़ में बात की। लेकिन इसके बावजूद मैं ये फिर भी कहूँगा कि पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि हमें कोई नाउम्मीद होने की ज़रूरत है। हम एक खुद मुख्तियार मुल्क हैं, एक एटमी ताकत है और हमारा अपना एक मकाम है। आप देखें, जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि अमेरिका हमसे सालसी की बात कर रहा है कि आप हमारे साथ ईरान के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान आप सालसी करें। तो ये एक हमारी जो रियलिटीज़ हैं वो उसको भी हमें याद रखना चाहिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सही है। मुझे एक चीज़ मुनीर अकरम साहब, मैं आपके लिए ये सवाल रेलेवेंट होगा कि जाहिर है अभी इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में पिछले दिनों में जो कुछ कह चुके हैं आपके इल्म में भी है। इमरान खान साहब जो कुछ अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में कहते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि UN जो है वो बाइस्ड है। अब लेकिन सबसे बड़ा फोरम भी वही है जहाँ पर जाकर आवाज़ उठाई जा सकती है, उसके अलावा कोई और फोरम भी नहीं है। और तभी इमरान खान साहब का वहाँ पर जाकर कश्मीर के मसले को उजागर करना या उस पर बात करने को बहुत अहमियत दी जा रही है। आप ज़ाती तौर पर कितनी तवक्को रखते हैं कि कम से कम जो फ़ायदा है उस फोरम पर आवाज़ उठाने का वो क्या होगा? कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा या हमारा मसला कम से कम ये होगा कि हमारा मसला वहाँ पर ज़िंदा रहेगा, उस एजेंडे से हटेगा नहीं, जैसे कि शमशाद साहब कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी रही है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब इन थाट्स को बैक ऑफ द माइंड रखते हुए कि ये बाइस्ड है, ये फोरम पाकिस्तान या मुसलमानों को या कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं देगा, और फिर भी उस एजेंडे को उस फोरम को जाकर मुखातिब करना कितना सूदमंद होगा आपके ख्याल में? ये देखिए, कौमी मुत्तहिदा के अलावा कोई ग्लोबल फोरम तो है नहीं जी। ये ग्लोबल असेंबली है और जो मसले दुनिया में जो अहम मसले होते हैं वहीं आते हैं, वो वहीं उठाने पड़ते हैं जी। अब जो हमने ये जो कैंपेन इमरान खान साहब ने जो चलाया है उसके बहुत सारे नुक्ते हैं। पहली चीज़ तो हमने
सिक्योरिटी काउंसिल में ले गए इस मसले को, और वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग 50 साल बाद कश्मीर पे हुई है। तो वो एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और बहुत पॉजिटिव है हमारी कश्मीरी केस के बारे में। दूसरी चीज, वहाँ ले जाने से और सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशन से ये जाहिर फिर हो गया है कि ये हिंदुस्तान का इंटरनल मसला नहीं है और कश्मीर कोई उसका एक इंटेग्रल हिस्सा नहीं है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये दूसरी चीज इस्टेब्लिश हो गई। तीसरी चीज, दुनिया में आपने देखें सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस की जो स्टेटमेंट थी जो कहती है कि ये मसला जो है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत इसको हल करना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट भी एक अहम स्टेटमेंट है जो 50 साल बाद में हमें वापस अफर्मेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस आई है। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज, आप पूरी दुनिया को आपने आगाह कर दिया है कि ये एक मसला ऐसे है जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एक जंग होने की इम्कान है दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान। तो पूरी दुनिया को इस पे तवज्जो देनी चाहिए और इस मसले को फिर देखना चाहिए दुनिया ने। तो ये इन नुक्तों से एक एक्यूमुलेटेड प्रेशर हिंदुस्तान पे पड़ता है और हमारी ये तवक्को है कि वहाँ जो इन्होंने कुछ ये जो स्टेप्स लिए हैं, जो कर्फ्यू लगाया, जो ब्लैकआउट कम्युनिकेशंस का लगाया, कि इसके ऊपर प्रेशर पड़े, ये कर्फ्यू और ब्लैकआउट हटे तो पूरी दुनिया देख सके कि कश्मीरी अवाम जो है वो जो मेजर्स इन्होंने लिए हैं, जो यूनिलैटरल एनेक्सेशन के मेजर्स लिए हैं, उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करते हैं, उसकी ऑपोजिशन है और वो आज़ादी चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये जाहिर हो जाएगा। तो कैंपेन का ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक ऑब्जेक्टिव है और ये आज कल में नहीं होगा, इस पे हमने सस्टेन करना है इसको जनरल असेंबली के थ्रू अगले साल भी। जब बिल्कुल सही है जी सर। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेना। मुनीर अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं वापस आकर ज़रा ये तासुर उभरा है या देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में 50 दिन गुजरने के बाद अब चीज़ें वो एग्रेशन वो नहीं रहा, हालात नॉर्मल हो रहे हैं, कुछ जगहों पर कर्फ्यू हटा दिया गया है, कुछ पर हट जाएगा। तो वो जो 360 और 35A वाला मामला है उसको डाइजेस्ट कर लिया गया है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से अमेरिका में जाकर कि वो जो हमने किया उसको वो एडजस्ट हो गया, वो मसला अब ख़त्म हो गया। क्या उसको डाइजेस्ट कर लिया गया है? क्या अब वो इशू नहीं रहा? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ज़रा इस पर जनरल अमजद शुएब साहब और बाकी मेहमानों की राय लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। अमजद शुएब साहब, ये जो तासुर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो गया है, वो जो प्रेशर था इंटरनल प्रेशर वो भी उन्होंने टैकल कर लिया है। जो कश्मीर के अंदर मामला था, कर्फ्यू इब्तदा में लगाना पड़ा था लेकिन 60% उन्होंने हटा दिया है, 40% रह गया है, वो भी उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये जो मुश्किल फेज़ था गुजर गया और इसको अब कश्मीर में डाइजेस्ट कर लिया गया और पाकिस्तान में भी जो एग्रेशन शुरू में आया था वो नहीं रहा। ये तासुर जो उन्होंने देने की कोशिश की अपनी स्माइल के साथ, अपने एक ख़ास तरह के एक्सप्रेशंस के साथ, ये तासुर क्या दुनिया खरीद रही है कि वाकई कश्मीर का मसला अब वो मसला नहीं रहा और इमरान खान साहब जो कहेंगे उसमें वो जोर नहीं होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बता रहे हैं कि सब ठीक हो गया है? देखिए, मोदी तो नेचुरली झूठ बोल रहा है और उसने एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ कहा। मिसाल के तौर पे अगर वो ये आप सुने तो वो ये बार बार कहता है कि जी हमने कश्मीरियों को दर हकीकत बाकी भारतीयों के बराबर उनको हकूक़ दे दिए हैं और चूँकि भारत में मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत तरक्की होती रही है, कश्मीर पीछे रह गया और अब वहाँ भी हम तरक्की कर सकेंगे। भाई अगर ये इतना ही अच्छा काम आप करने जा रहे हैं तो फिर आपको 11-12 हज़ार लोग वहाँ से अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? उनको जाके बंद कर दिया आपने। फिर कर्फ्यू भी उठा दें ताकि लोग सड़कों पर हमें नाचते नज़र आएँ, खुशियाँ मनाते नज़र आएँ, लेकिन वो तो नहीं है।
अगर इतना अच्छा काम था तो फिर तो वहाँ पे शादियाने बजने चाहिए थे। तो ये इनका वतीरा है कि ये झूठ बोलते हैं और नेचुरली एक बड़ा मुल्क है, वसाइल ज़्यादा हैं, झूठ बोलने के लिए एक पैराफर्नेलिया जो चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत बड़ा है उनके पास, वो करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी जहन में रखिए कि जो कश्मीरी बाहर आबाद हैं, कश्मीरी दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं, यूरोप में हैं और अमेरिका में बहुत कश्मीरी हैं, ये वो लोग हैं जो इनका झूठ का पोल खोलते हैं क्योंकि वो इफेक्टेड हैं। वो बताते हैं कि जी इतना अरसा हो गया हमारी फैमिलियों से बात नहीं हो सकी, वहाँ पे इतना वक्त गुजर चुका है कि हमारे लोग बीमार हैं जिनको कुछ मिल नहीं रहा, कोई दवाइयाँ नहीं हैं। यही वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे सेनेटर्स ने, क्योंकि उनके इलाकों में ये लोग आबाद हैं, तो उन्होंने हुकूमत को, उन्होंने पोम्पियो को चिट्ठियाँ लिखी हैं कि जनाब ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस बन रही है वहाँ पे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो इसको अमेरिका इस पे अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करे। ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं इसमें ये ऐसे नहीं लोगों को याद आ गया, इसमें हमारे अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी कोशिश, हमारा वहाँ पे सफ़ीर हैं वो मिलते मिलाते रहे हैं इन लोगों को, और उसके अलावा कश्मीरी जो आबाद हैं वहाँ पे उन इलाकों में। तो झूठ बोलना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक झूठ के लिए फिर सैकड़ों और बोलने पड़ते हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं वो लिंक मिसिंग होता, आप पकड़े जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस एक्टिविटी को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत का मैंने देखा है कि वो लगातार झूठ बोलते। अभी जैसे उनके चीफ ने कहा जी कि 500 के करीब टेररिस्ट में वो फिर पाकिस्तान ने तैयार किए हुए और बालाकोट फिर एक्टिवेट हो गया है। अब ये नेचुरली एक झूठ है जो वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हमारा फॉरेन ऑफिस इस पर रिएक्शन न देता या ISPR न देता तो दुनिया कहती जी ये ठीक कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी पॉलिसी, हमें इनके झूठ को साथ साथ काउंटर करते रहना चाहिए, और उसमें कश्मीरी जो हैं लोग जो आबाद हैं बाहर, वो बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, उनको हमें मज़ीद उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इसी तरह हमारा फॉरेन ऑफिस इस पे एक्टिव है, हमें करना चाहिए, इनके झूठ को खोलना चाहिए। जैसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बार बार कह रहे हैं, पहले हम ये बात करते थे, जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए हमने कहा जी हम इसमें शामिल नहीं, लेकिन इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया। अब हम बार बार दुनिया को वार्न करते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, नतीजा ये कि भारत उससे हट जाता है, वो झूठ पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारी भी पहले वीकनेसेस रही हैं, और अब चूँकि हम इस मामले में थोड़ा पहले से ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, तो इनके झूठ खोलते रहना चाहिए ताकि दुनिया गलतफहमी काउंटर साथ में होता रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। ज़मीर अकरम साहब, मुझे ये बताइए कि जो इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठकर कहा कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि अफ़गान पीस प्रोसेस जो है उसको और डायलॉग को रिज्यूम करें, ये एक तो जाहिर है अफ़गानिस्तान में अमन के लिए ज़रूरी है, और अफ़गानिस्तान में अमन है तो फिर पाकिस्तान में भी अमन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान में मुफादात हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के जो उनकी पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट है उसको भी नुकसान पहुँचेगा। आपके ख्याल में इमरान खान साहब कि आप कितना होपफुल हैं कि इमरान खान साहब कन्विंस कर लेंगे और वो टॉक्स जो हैं वो पीस टॉक्स रिज्यूम हो सकती हैं? क्योंकि इमरान खान साहब बड़े कन्विंस्ड नजर आते थे, और वो कह रहे थे कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, और उनके सामने बैठकर कह रहे थे। तो ये आपको ये कितने इम्कानात इसमें नजर आते हैं, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी है? मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप बज़ाते खुद ये चाहते हैं कि उनकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस आ जाएं जी, और वो चाहते हैं कि अब तालिबान के साथ कोई समझौता हो जिसकी बिना पर अमेरिका अपनी फ़ौजें हटा दे। लेकिन अमेरिका के अंदर उसकी जो डीप स्टेट है या उनकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, आप कह लें CIA, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, शायद ये लोग इस चीज़ के हामी नहीं है, वहाँ इख्तलाफ है जी। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो डेडलॉक हुआ, या जिस तरह से अचानक एट द लास्ट मिनट उन्होंने ये डायलॉग को वो कर्टेल कर दिया, उसकी वजह ये थी कि उन पर बहुत प्रेशर आ रहा था फ्रॉम हिज ओन इस्टेब्लिशमेंट जी। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा एक वजह है, और ये देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद अपनी इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह हैंडल करते हैं। उनका सबसे बड़ा जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि
2020 की इलेक्शंस में उन्होंने ये जो प्रॉमिस किया है कि हम अपने फौजें वापस ले आऊँगा, जी, उससे पहले इन्होंने फौजें वापस लानी है। ठीक। और तो मैं खुद समझता हूँ कि ये सिलसिला फिर शुरू होगा। मे बी इसमें 1 महीना लगे या 2-3 महीने लगे, लेकिन ये सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि इसके अलावा अमेरिका के पास और कोई चारा नहीं है अपनी फौजें हटाने का। राइट। एक और फोरम पर महाज शायद खोलना चाहता है अमेरिका, या उसका इरादा रखता है शमशाद साहब, और वो है ईरान का मामला। आपके ख्याल में जहां वो अफगानिस्तान में फंसा हुआ है और वहां से वो वापस निकलना चाहता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर उसे अलाउ नहीं कर रही, वहां की डीप स्टेट की तरफ से रूम नहीं मिल रहा, तो क्या दूसरा महाज बैक वक्त ईरान की वाला जो है वो खोला जा सकता है? ये सूट करता है अमेरिका को? नहीं, बिल्कुल नहीं खोला जा सकता। मैं कैटेगोरिकली उसको कहता हूं कि रिजेक्ट करता हूं कि ईरान पर हमला नहीं होगा। दूसरी बात यह है, अफगानिस्तान के हवाले से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं ज़मीर के साथ, जो ज़मीर ने बात की है। देखिए, ट्रंप जो है ना, वो जितना भी अनप्रडिक्टेबल है, बाज़ दफ़ा रिडिकुलस लेवल तक वो हो जाता है अनप्रडिक्टेबल, लेकिन एक उसने इलेक्शन के दौरान अपने लोगों के साथ कमिटमेंट की हुई है, जिसे हर सूरत उसने पूरा करना है नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। तो उसने फैसला किया हुआ है। ये क्यों डिसरप्ट हुआ, ये मैं बताता हूँ। मुख्तलिफ थियरीज़ हैं। बात यह है, इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया है ज़मीर ने। मैं ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट में भी एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है, एक डिवाइड है। नियोकॉन्स अभी तक ऐसे हैं जो लोग, वो शायद ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि तालिबान के साथ कोई अमन हो सकता है। और उन नियोकॉन्स का एक रिप्रेजेंटेटिव था ट्रंप की टीम में, जिसका नाम था जॉन बोल्टन, और उसको निकाला ट्रंप ने इस वजह से है कि जो ट्रंप खुफिया तौर पर तालिबान के साथ कैंप डेविड मिलना चाह रहा था, स्केड्यूल हो गई थी मीटिंग, लेकिन लास्ट मिनट वो कैंसिल हुई और साथ जॉन बोल्टन की छुट्टी हो गई। वो जॉन बोल्टन ने ट्रंप की टांग खींच दी और उसको लीक कर दिया था उस मीटिंग को, जिसके नतीजे में ट्रंप वाज अनॉयड, उसने इसको निकाला और ये अब वापस आएगा डायलॉग की तरफ, क्योंकि वो इसका फैसला है। वो अपने फैसले को टेम्परेरीली उसने एक वो जो कहते हैं ना टैक्टिकल पॉज दे दिया है। वो पॉज दे के वो ग्राउंड बना के, वो बड़ा इस हिसाब से होशियार है अपने मफादात के हवाले से। तो ही विल कम बैक टू द अफगान पीस प्रोसेस। अगर आप कश्मीर पे बात खत्म करना चाहते हैं तो मैं 1-2 बातें करूंगा, बस वो बाद में। जी बिल्कुल ठीक है। आप पहले बात कर लीजिए। जी, मैं जनरल साहब से सिर्फ एक चीज़ पूछ लूँ, फिर आप कह दीजिएगा। जनरल साहब, इमरान खान साहब की जो स्पीच है उसका कंटेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है फोकस्ड होगी कश्मीर के ऊपर ही सबसे। वैसे तो वहाँ पे तकरीबन सारे जितने भी मुख्तलिफ जगहों पे इरिटेंट्स हैं, आप उनकी बात करते हैं और अपना अपना नुक्ता नज़र उस पर देते हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि चूँकि हमारा मेन इशू वो नहीं है, जो प्राइमरी इशू है वो कश्मीर है और उसी पे ज़्यादा बातचीत हमने करनी है। तो मेरा ख्याल है फोकस बुनियादी तौर पे तो कश्मीर, उसमें ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हैं वो, और मोदी का कॉन्डक्ट एज ए लीडर, जो वो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहना शुरू किया कि जी वो एशियन हिटलर है, तो वो उसका नेचुरली जो इस तरह के उसके वहाँ पे एक्शंस हैं जिनकी वजह से वहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है, बहुत एग्रेसिव स्पीच होगी सर, की जाएंगी। क्या जो मोदी के बारे में यहाँ पर स्पीच में वो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे? मेरा ख्याल है कि एग्रेसिव होगी, मेरा ख्याल है कि एग्रेसिव होगी इस हद तक कि आप अपना नुक्ता नज़र फोर्सफुली पेश कर सकें। मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो हम बात कर रहे थे कि ट्रंप ने जो मुज़ाकरात ख़त्म किए, उस पर एक प्रेशर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था या उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो अगर आप जॉन पॉम्पियो का एक इंटरव्यू देखें जो उसने उन्हीं दिनों दिया, 1 आध दिन पहले, उसमें उसने कहा जी हमने पिछले 10 दिनों में जितना तालिबान मारा है पहले कभी नहीं मारा, 1000 से ज़्यादा हमने मारे हैं। और ये उन्होंने कोई अपनी स्ट्रेटजी बदली है जिसमें कि उन्होंने रेड्स वगैरह ज़्यादा करने शुरू कर दिए हैं, अपने ड्रोन्स दोबारा इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो गालिबन ये भी एक प्रेशर था कि हम नई स्ट्रेटजी के जरिए हमें चूंकि ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, तो अब अगर मुज़ाकरात हम करें तो तालिबान को कमज़ोर करके एक पोजीशन ऑफ सेल्फ मुज़ाकरात करें और वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा पोजीशन। शमशाद साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेट वक्त खत्म हो गया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।